गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 13.2 हमारी हो गई है। 13.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें कुछ कंटेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन क्या है? तो ऐसे मानेंगे जैसे कोई सैंपल स्पेस है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इवेंट्स होंगे पॉसिबल, उनका जो सेट है दैट इज सैंपल स्पेस। पार्टीशन का मतलब ये है कि उस सैंपल स्पेस से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स हैं, E1, E2, E3, E4 डॉट डॉट En, और ये इवेंट जो हैं इनको हम पार्टीशन बोलेंगे किसी सैंपल स्पेस का। कब बोलेंगे? अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे पहली चीज ये है, a set of events E1, E2, E3 dot dot En is said to be represent a partition of the sample space S if का मतलब क्या करे वो, EI इंटरसेक्शन EJ, यानी इसमें जो भी इवेंट्स हैं उन दोनों में कोई भी दो इवेंट आप ले लें तो उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी वो इवेंट्स अलग अलग हो। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो सारे जो हैं वो कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि E1, E2, E3 में कुछ भी कॉमन ना हो, पहली बात। दूसरी बात, I नॉट इक्वल टू J क्यों लिखा हुआ है हमने कि E1 का इंटरसेक्शन अगर E1 के संग निकालेंगे यानी I और J की वैल्यू सेम हो गई तो इंटरसेक्शन निकल ही जाएगा। तो I नॉट इक्वल टू J यानी हमें कभी I और J इक्वल नहीं लेने, यानी E1, E2, E3 आपस में अगर देखेंगे E1 का E1 के साथ इंटरसेक्शन तो वो निकल जाएगा। ठीक है, I J की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 एंड। दूसरी बात, E1, E2, E3 इन सबका यूनियन, जितने जो E सेट बन रहे हैं E1, E2, E3 डॉट डॉट डॉट, इन सबका मिला के अगर हम यूनियन निकालें तो वो यूनियन S के इक्वल आना चाहिए, यानी उसमें जो भी इवेंट्स हों वो मिलके सब क्या बना लें, S बना लें। ठीक है, ये वाली चीज होनी चाहिए। तीसरी बात है PEI ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एंड। EI का मतलब अगर हम I की वैल्यू उसमें 1 रखते हैं तो PE1, यानी हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इन शॉर्ट अगर देखें तो वो सारे इवेंट्स ऐसे हों जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। दूसरी बात ये है कि वो सारे मिलके अगर हम उन सबका यूनियन निकाल लें तो वो मिलके S बना लें। और दूसरी बात, हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस के हाँ ये जो इवेंट्स हैं ये किसी सैंपल स्पेस के पार्टीशन में। ठीक है, पार्टीशन का मतलब हमने उसके टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन वो टुकड़े ऐसे हैं कि वो सब टुकड़े मिलके वापस S बना देंगे और उन टुकड़ों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका पार्टीशन। इसके बाद आता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हमने मान लिया कि E1, E2, E3 जितने भी इवेंट्स हैं ये किसी सैंपल स्पेस S के पार्टीशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें आपस में तो कुछ भी कॉमन है नहीं। अब इनसे जुड़ा हुआ ही एक ऐसा इवेंट है, और हर इवेंट ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, यानी कि 0 से बड़ी है, 0 नहीं है। अब इन्हीं सब इवेंट में यानी सैंपल स्पेस जो S है उससे जुड़ा हुआ एक इवेंट A है। वो तब होता है जब E1, E2, E3 ऑलरेडी हो चुके हैं, या हम उसको E1, E2, E3 इवेंट्स को भी कर रहे हैं, तब A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप ऐसे माने कि जाहिर सी बात है कि जो A इवेंट है वो E1, E2, E3 इवेंट से जुड़ा हुआ है। बिना इन इवेंट्स के हुए ये A इवेंट्स हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी उन सारे इवेंट पे किस तरह डिपेंड करेगी, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का इस पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो उस A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसलिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि जो A की जो प्रोबेबिलिटी होगी E1, E2, E3 डॉट डॉट एंड बी अ पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस S and suppose that each of the events E1, E2, E3 dot En has non-zero probability of occurrence। वही मैंने बताया कि 0 नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। Let A be any event associated with F, और उसी S से जुड़ा हुआ एक इवेंट है A। तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA। जो A की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी PE1 इंटू PA अपॉन E1। ठीक है, यानी PE1 का PA अपॉन E1। A अपॉन E1 कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गई। A की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, समझ में आ रही मेरी बात? PE2 इंटू PA अपॉन E2, A की प्रोबेबिलिटी जब E2 हो चुका है, फिर उसका मल्टीप्लाई PE2 में, डॉट 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 PEN जब PA अपॉन E1, A की प्रोबेबिलिटी जब EN, यानी हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि E1 अगर हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज PA अपॉन E1। E2 हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज PA अपॉन E2। E3 हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA अपॉन E3। तो इन सब का जो सम होगा टोटल
वो पीए, वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो पीए की प्रोबेबिलिटी आएगी। इसी को अगर हम समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो i इज इक्वल्स टू 1 से n p e i p a अपॉन e i। यहाँ पे जो i जो है वो सेम है, अगर आप यहाँ i1 रखोगे तो यहाँ p e1 इंटू p a अपॉन e1 आएगा। समेशन का मतलब होता है प्लस, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 2 वैल्यू रखेंगे तो e2 a अपॉन e2 आ जाएगा। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए उसने कहा कि 2-3 बैग हैं, मान लीजिए 3 बैग हैं, ठीक है, और 3 बैग में से फर्स्ट बैग में कुछ बॉल रेड हैं, कुछ ब्लैक हैं, दूसरे में भी कुछ बॉल रेड हैं, कुछ ब्लैक हैं, तीसरे में भी कुछ बॉल रेड हैं, कुछ ब्लैक हैं। उसने हमसे कहा कि हमें एक रेड बॉल निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। अब देखो जाहिर सी बात है कि ये जो इवेंट मैं बता रहा हूं इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम बॉल निकालना नहीं होगा, सबसे पहला काम होगा बैग को कौन से को सिलेक्ट करें, यानी सिलेक्शन ऑफ बैग्स। तो ये जो मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ या जो मैंने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बताया उससे समझ में आया सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा, सबसे पहले ई वाला इवेंट होगा, यानी हम पहले सैंपल सिलेक्शन ऑफ बैग्स को सेट करेंगे। अब तीनों बैग इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, तो तीनों इक्वल हैं, तो तीनों में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। कोई भी एक बैग करें तो PE1 पहले बैग को सेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे बैग को सेट करने की 1/3, तीसरे बैग को सेट करने की 1/3। तो ये इवेंट पहले होगा ना, फिर आपने कर दिया कि नहीं मुझे फर्स्ट बैग में से निकालनी है, तो यानी कि जो हम रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो एक बैग पे डिपेंड नहीं करेगी, वो तीनों पे डिपेंड करेगी। तो हम तीनों प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। अब इवन इवेंट हो चुका, यानी आपने फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लिया। अब उसमें जो टोटल दिए हुए हैं, मान लो 5 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। तो ये जो 5/9 हम निकाल रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, PA/E1 को डायरेक्टली। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि PA इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1 निकालें, ये जो स्टेटमेंट है और जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी दोनों चीजें जो है वो सिमिलर है। A/E1 का मतलब क्या था, E1 हो चुका है भाई, आपने बैक सेट कर लिया। A क्या है कि अब आप जब E1 ऑलरेडी कर चुके तब आप फिर A इवेंट को कर रहे हैं। A इवेंट क्या है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने E1 तो सेट कर लिया ना। तो PA/E1 का मतलब हुआ कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग से निकालना है, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। आई समझ में मेरी बात। तो ये हो गया PA/E1। अब सिमिलरली हम PA/E2 निकालें। PA/E2 का मतलब हो गया कि अभी भी हम रेड बॉल निकालना चाहते हैं लेकिन हम सेकंड बैग से निकालना चाहते हैं, तो सेकंड बैग से निकालेंगे तो PA/E2 लिखेंगे। अब मान लो उसमें 3 रेड थी 2 ब्लैक थी, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई, तो वो PA/E2 3/5। इस तरह PA/E1, PA/E2, PA/E3 निकाल लेंगे। PE1, PE2, PE3 ये मैंने आपको बता ही दिया 1/3, 1/3, 1/3। तब हमसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। उसने बैग को स्पेसिफाई नहीं किया है, ये बात आप याद रखें। उसने सिंपल बोला 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। उसने बैग को स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए हम PA निकालना है, यानी A इवेंट जो था वो क्या था, गेटिंग अ रेड बॉल। अब A इवेंट ऐसे जुड़ा हुआ है क्योंकि वो बॉल तो बैगों में से निकल के आएंगी, लेकिन वो इवेंट E1, E2, E3 पे भी इनडायरेक्टली जुड़ा। तो ये जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है इस तरह होगा। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और जो मैं अब इसके बाद बताने जा रहा हूं बेस थ्योरम, ये दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें हल्का सा फर्क है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप चीजों को समझ जाएंगे। बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम ये कहती है कि अगर आप E1, E2, E3 सब सैंपल स्पेस हैं, पार्टीशन है किसी सैंपल स्पेस S के, और उससे जुड़ा हुआ कोई इवेंट A है, तो आप जो निकाल रहे हैं PA/E1, यानी कि A की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, ठीक है ना, वो आप निकाल रहे हैं। अगर वो हमसे कह दे कि नहीं PE1/A, E1 की प्रोबेबिलिटी बताइए जब A हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि उल्टा पूछ रहा है वो हमसे, फाइंड PE1/A, यानी कि A ऑलरेडी हो चुका है, इवन बताइए। यानी होगा प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा कि बॉल पहले आप निकालना है बैग है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी को ऐसे कह रहा है कि अगर हम इसके कंसेप्ट में इसको समझें, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे कि PE/F बताइए, F ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कभी कभी उसने ये भी पूछा था कि नहीं PF/E बताइए, मान लीजिए कि E हो चुका है, तो वहां पे तो इवेंट ऐसे थे कि कोई सा भी इवेंट पहले हो सकता है।
इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें वो वाला इवेंट पहले हो ही नहीं सकता, पहले आप बॉल निकाल लो फिर। लेकिन वो एक कंसेप्ट क्रिएट करा रहा है, बता के चल रहा है कि मान लो हमसे कोई कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल गिवन दैट इट्स फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो अब क्या होगा, तो अब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जाहिर सी बात है कि वो और प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी, दूसरे बैग्स पे भी डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं PA/E1, ये इंडिविजुअल फर्स्ट बैग पे डिपेंड कर रही है कि प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल आने की कहां से, फर्स्ट बैग से, बाकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब वो हमसे कहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ रेड बॉल गिवन दैट, सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट बैग गिवन दैट इट इज अ रेड, समझ में आ गई। तो ऐसा जब इवेंट होगा जिसमें रेड वाला सेकेंडरी इवेंट बन जाएगा और फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना प्राइमरी इवेंट बन जाएगा, यानी वो गिवन दैट नहीं होगा, तब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो अब इसके लिए कोई फॉर्मूला है, उसने बताया बेस ने कि इसके लिए ये है, जैसे हम नॉर्मली अगर निकालते हैं तो PE1 इंटरसेक्शन A लेते हैं और नीचे PA लेते हैं। अब PE1 इंटरसेक्शन, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है और जो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी वाली थी उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी PA/E1 अपॉन PA। अब PA की वैल्यू क्या होगी, ये उससे जुड़े हुए जितने इवेंट हैं पार्टीशन वाले E1 E2 E3 उन सब का ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी अपॉन में। तो इसी को अगर हम ढंग से स्पेसिफाई करें, EI कर दिया मैंने यहाँ पे, तो PEI अपॉन A इज इक्वल्स टू PEI इंटू PA अपॉन EI, और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका समेशन, यानी पूरी वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल्स टू 1 to n PEI इंटू PA अपॉन EI। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप 1 निकाल रहे हो, सपोज करो 1 के लिए निकालना चाहते हो, I की वैल्यू 1 है, तो PE1 अपॉन A, इसका मतलब है PE1 इंटू PA अपॉन E1 और अपॉन थ्योरम ऑफ टोटल, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है आप देखो ध्यान से, हर इवेंट के लिए ये तो आनी है। अगर आप यहाँ PE2 अपॉन A निकालोगे तो PE2 इंटू PA अपॉन E2, ऊपर वाली चीज बदलेगी, नीचे वाली जो टोटल है वो तो आनी है। यानी ये इस बात से समझ में आ रहा है कि अगर हम इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो बाकी बैग से जो बॉल या जो भी कुछ आप निकाल रहे हैं उन प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी वो प्रोबेबिलिटी, हम उसको छोड़ नहीं सकते कि नहीं हम फर्स्ट बैग की बात कर रहे हैं तो बाकी प्रोबेबिलिटी का नहीं है, उसका इम्पैक्ट भी उस पर आएगा, क्योंकि हमने सिस्टम ही, पूरा कंसेप्ट ही उल्टा कर दिया। बेस ने यही बताया था कि अगर हम ऐसे भी निकालें प्रोबेबिलिटी तो हम उस प्रोबेबिलिटी को दूसरे प्रोबेबिलिटी थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये बेस थ्योरम है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, एक बैग है उसमें कुछ बैग रेड और ब्लैक है, दूसरे में कुछ रेड और तीसरे में या 2 ही बैग है मान लो। अब उसने कह दिया कि एक बॉल निकाली वो रेड आ जाती है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो फर्स्ट बैग से आई थी, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड गिवन दैट इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट बैग, जो फर्स्ट बैग है वो गिवन दैट बन गया, यानी E1 जो है वो गिवन दैट वाला बन गया जो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेस थ्योरम है। सिंपल अगर वो कहता है कि नहीं रेड बॉल बताइए तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। ये कंफ्यूजन ना करें क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के। थर्ड क्वेश्चन से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, सॉरी फर्स्ट ही है अकेला, सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम से स्टार्ट है, वहां पे हमें जो है वो बेस थ्योरम से करना है। तो ये फर्क दोनों में समझ लें, दोनों को मिक्स ना करें, थोड़ा कंसेप्ट क्रिटिकल है।